हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आधुनिक भारत को पढ़ रहे थे, हम इससे पहले हमने प्राचीन भारत से शुरू किया था और प्राचीन भारत से पढ़ते पढ़ते हम आधुनिक भारत में आ गए थे। तो आधुनिक भारत की में बात करेंगे आज की वीडियो में। मुख्य रूप से धरासन कांड को पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे, गांधी इरविन समझौते से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे और तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां भी मैं शेयर करता हूं, आप लोग इसके पीडीएफ को ले लीजिएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी है कि ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल जो है इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान आदि की कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो सीधे जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1930 में करी गई थी, लेकिन पूरी जानकारी हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार जो था महात्मा गांधी जी को दे दिया था। अब गांधी जी ने इसके पश्चात क्या किया कि गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें गांधी जी ने अपनी कुल 11 मांग रखी थी। तो अगर बात करें कि उस समय के वायसराय जो थे वो थे इरविन, और उनको गांधी जी ने पत्र लिख करके अपने 11 मांगों को पास करने के लिए उनके सामने पत्र लिखा था, जिसके पश्चात गांधी जी ने अपनी जो 11 सूत्र या 11 मांग जो रखी थी उनको ये कहा कि मांगों को न मांगे जाने के पश्चात इरविन को एक पत्र लिखा, क्योंकि इरविन जो थे वायसराय, इन्होंने इनकी 11 मांगे अस्वीकार कर दी गई थी। जिसके पश्चात गांधी जी इरविन को एक और पत्र लिखा गया और गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम शुरू करेंगे। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था। जिसके पश्चात 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयं सेवकों के साथ में समुद्र तट पर दांडी, जो कि दांडी के लिए 285 मील, अगर हम किलोमीटर में कहें तो 241 किलोमीटर की यात्रा साबरमती से आरंभ करी। तो कहां से आरंभ करी? साबरमती से आरंभ करी। कुल 78 स्वयंसेवकों को साथ लिया और दांडी के लिए यात्रा करी। दांडी जो है वो गुजरात में है, नौसारी जिले के अंतर्गत आता है। अब गांधी जी ने 24 दिन के पश्चात अपनी यात्रा पूरी की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पे जाकर के नमक कानून तोड़ा। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने नमक बनाने पर एक एकाधिकार ले लिया था कि नमक कोई नहीं बना सकता, केवल ब्रिटिश शासन के अधीन ही नमक बनाया जा सकता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा के, विनय पूर्वक हम आपकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को देश के कोने कोने में फैलाया गया था। नाम से देखिएगा, सविनय यानी कि विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब आज्ञा को नहीं मानना। तो ये गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कि बिना लड़ाई झगड़े, बिना प्रेम पूर्वक अंग्रेजों की बातें जो है, अंग्रेजों के कानून जो है उनको तोड़ना और उनकी बातों को ना मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात क्या हुआ कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार होने के पश्चात ये जो आंदोलन था इसका नेतृत्व संभाला था अब्बास तैयब जी ने। तो गांधी जी को, क्योंकि दांडी में जाकर के जब नमक कानून तोड़ा था तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात अब्बास तैयब जी ने उनके पीछे से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और यह आंदोलन जो था वो खुदाई खिदमतगार नाम से चलाया गया था। तो यह आंदोलन जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था, ये उन्होंने नेतृत्व किया था इसका, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया था। इस आंदोलन के सदस्य जो थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन का नाम भी दिया गया है। ये लोग अहिंसा के पुजारी थे और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित रहते थे। जिसके पश्चात हम बढ़ते हैं आगे। नागालैंड की एक बीरबाला
गार्डिनेल्यू ने मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गार्डिनेल्यू को रानी की उपाधि दी थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको उपाधि दी थी, मात्र 13 वर्ष की उम्र में थी, नागालैंड की छात्रा थी, लड़की थी, जिसने ये आंदोलन जो था वो संभाला था। इसके पश्चात गढ़वाल रेजिमेंट जो थी, इसके सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था कि ये सिपाही थे जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही आते थे। इनको आदेश दिया गया कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर गोली चला दीजिएगा, लेकिन इसका जो नेतृत्व था वो चंद्र सिंह गढ़वाली के हाथ में था और उन्होंने कहा कि हम निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चला सकते। इसके पश्चात उड़ीसा में नमक आंदोलन जो था, इसका नेतृत्व गोपीचंद बंधु चौधरी ने संभाला था और बालासोर, कटक, पुरी में नमक आंदोलन उन्होंने चलाया था। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यक तक नमक यात्रा भी उन्होंने करी थी। इसके पश्चात धरासन कांड पढ़ते हैं। धरासन कांड को पढ़ते हैं कि गांधी जी जो थे, गांधी जी के नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासन एक क्षेत्र है जो कि मुंबई में पड़ता है। धरासन की नमकशाला पर नमक बना करके कानून तोड़ने का निश्चय किया गया। गांधी जी और अब्बास तैयब जी जो थे, इनकी गिरफ्तारी के पश्चात 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरासन नमक कारखाने पर धावा बोल दिया और अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है कि धरासन जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तो ये धरासन कांड की छोटी सी घटना थी। इसके पश्चात प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम बात करते हैं तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर बात करें कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो 3 हुए थे। इसमें जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक किया गया था। भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर पूछा जाता है कि कहां पर किया गया था तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन था वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। इसमें ब्रिटिश शासकों और भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश और भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग करी थी। तो इसकी बात ये खास बात रही। उसके पश्चात इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 16 प्रतिनिधि जो थे वो ब्रिटिश संसद से थे, 16 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे और 57 ब्रिटिश भारत के थे। तो ये कुल प्रतिनिधियों की बात हुई है। इसके पश्चात इस सम्मेलन में ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व था वो केटी पाल ने किया था और देशी रियासतों में अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर और मैसूर राज्य के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके पश्चात कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग न लेने से कोई निर्णय नहीं निकल सका, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और कांग्रेस का सम्मेलन में न हिस्सा लेना वैसा ही था जैसे दूल्हे बिना बारात। यानी कि जब भारतीय कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। इसके पश्चात बात करते हैं गांधी इरविन समझौते से संबंधित, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद आता है गांधी इरविन समझौता और उसके बाद दूसरा गोलमेज और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आता है। तो बात करते हैं गांधी इरविन समझौते से संबंधित। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसके पश्चात उदारवादी नेताओं जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर आदि के प्रयास से और व्यापारिक हितों के दबाव के कारण गांधी इरविन समझौते के बीच लंबी बातचीत के पश्चात 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। इस समझौते को नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 को हुआ था।
क्या बात थी क्या नहीं था, ये इसमें बात करते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए तैयार हो गई थी। अब कांग्रेस इस आधार पर दूसरे सम्मेलन में भी भाग लेने को तैयार हो गई। अहिंसात्मक अपराधी और अपहरण की हुई संपत्ति वापस कर दी जाएगी, ऐसी बात इसमें कही गई थी। इसके साथ साथ शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की जो दुकान है उन पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा और समुद्री तट पर नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये सारे गांधी इरविन समझौते में हुए थे। उसके पश्चात क्या हुआ कि इस समझौते से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो थे, क्योंकि गरम दल के नेता थे, ये अप्रसन्न थे, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। जिस बात को लेकर के ये चल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जिस बात को लेकर के चल रहे थे, पूर्ण स्वराज्य को, बस इसी बात का इसमें जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इससे प्रसन्न नहीं थे। उसके पश्चात युवा कांग्रेसी जो नेता थे वो भी इससे असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को प्रस्तावित फांसी की सजा से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। और बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टाला जा सकता था, उन्हें बचाया जा सकता था। इसलिए बहुत से विद्वान जो हैं वे गांधी जी को इसका दोषी भी मानते हैं। इसके पश्चात सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्मा की संज्ञा दी गई, कि उन्होंने इरविन को भी महात्मा कह दिया और महात्मा गांधी को भी महात्मा कह दिया सरोजिनी नायडू ने। इसके पश्चात एलन कैम्पबेल जॉनसन जो थे उन्होंने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना का पुरस्कार कहा था। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ी है। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं आगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। भारत में इरविन के स्थान पर अब लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय बन गए थे। पहले इरविन थे, लेकिन उनके बाद में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके पश्चात लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वो भारत के वायसराय बन गए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन गांधी इरविन समझौते के पश्चात दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसमें प्रतिनिधित्व किया था। इसमें राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू व्यक्तिगत खर्चे पर इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी इसमें कर रही थी। इसके पश्चात इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार के स्थान पर अब सर्वदलीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी, जिससे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की स्थिति जो थी वो कमजोर हो गई थी, जो क्योंकि इसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में रैमेज मैकडोनाल्ड की इसमें स्थिति मजबूत थी, लेकिन सरकार का तख्ता पलट होने के कारण उनकी स्थिति भी कमजोर हो गई थी। SS राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल, मीराबेन, सरोजिनी नायडू जो थे ये लंदन गए थे और गांधी जी लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो ये सारी जानकारियां है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या बात हुई थी, कौन कौन गए थे, किस जहाज से गए थे, गांधी जी वहां पर किस हॉल में ठहरे थे, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। इसके पश्चात फ्रैंक मोरेंस नामक एक ब्रिटिश नागरिक ने महात्मा गांधी के बारे में इस समय ये कहा कि अर्धनग्न फकीर, कि महात्मा गांधी को उन्होंने अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी गई थी। इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य जो था वो अपने आप में एक अनोखे प्रभाव से उत्पन्न कर रहा था। इसके बाद ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहा था। तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा भी दी गई थी। इसके पश्चात सांप्रदायिक प्रश्न पर सहमति न होने के कारण सम्मेलन जो था वो असफल रहा। इसके पश्चात सरकार के रुख से दुखी और निराश होकर के जो महात्मा गांधी थे वे 1 दिसंबर 1931 को बेसंटियाना नामक इटली के पोत पर बैठकर
28 दिसंबर 1931 को भारत लौट गए थे और अपने स्वागत को देखकर गांधी जी ने कहा कि मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। तो ये बातें कही थी महात्मा गांधी ने। इसके पश्चात होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में होता है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। अब लंदन के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि तो इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछा जाए तो कांग्रेस ने कौन कौन से में भाग लिया, तो कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश संसद ने कुछ संशोधन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश भी किया था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में बातें बताई हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और ये सारी बातें मैंने पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान से पढ़ाई है। अगर आपको इस पुस्तक से, जो कि आप लोग नोट्स देख ही रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपको पुस्तक से कोई जानकारी चाहिए तो मैंने पब्लिकेशन के नंबर लिखे हैं, आप कॉल कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारियां दे सके, या मैसेज कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा इसका केवल इतिहास का इंडेक्स है जिसमें कि हम स्वतंत्रता आंदोलन पर बात कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि आपको पीडीएफ भी इसका मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।